डी जी आई एस पी आर की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पी टी आई को सियासी दहशतगर्द करार दिया है आज डी जी आई एस पी आर। साथ ही साथ उन्होंने बेसिकली इसे नवंबर साजिश का लफ्ज करार दिया। ये जो 26 नवंबर को जो कुछ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बतौर एक सियासी जमात जो है वो इदारा उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही अल्फाज, बल्कि शायद पहले से थोड़ा सा एक नॉच आप कह सकते हैं और ज्यादा सख्त अल्फाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नजर आए। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया आने वाली है, इदारे की सोच कैसी होती है, क्या उसका प्रेशर, क्या उसकी हीट जो है वो महसूस की जाएगी या नहीं। मेरा ख्याल में जहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के लिए, जर्नलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट थी, वहीं पे मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम खबरें डेवलप हुई हैं उसको बैठ के एनालाइज करेंगे थोड़ी देर में। खास तौर पे डीजी आईएसपीआर की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो मौजूदा सियासी माहौल है उस सिलसिले में वो क्या कहते हैं, अल्फाज का चुनाव क्या होता है, और खास तौर पे ये जो रिचर्ड ग्रेनेल आजकल होशियार हुआ है पाकिस्तान के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया जो है वो आने वाली है, तो इसको एनालाइज करते हुए सिचुएशन जो है वो क्या बन रही है, तो इसको जरा बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले सबसे पहले ऑब्वियसली जो उन्होंने कहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसके बाद इसको जरा एनालाइज करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ हमेशा की तरह, एक मुझे तो लगता है जैसे ये एक पैटर्न बन चुका है कि बेसिकली पहले जो ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, एंटी टेररिज्म के ऑपरेशंस होते हैं पाक फौज की जानिब से, या जो अगर कहीं पे कोई ड्रिल्स हो रही हैं या ट्रेनिंग्स हो रही हैं उस हवाले से जो है वो एक डिटेल ब्रीफिंग जो होती है। और हर दफा डीजीआईएसपीआर जो है वो ये बात कहते हैं कि जी अपने सवालात को जो है वो इस हद तक महदूद कीजिएगा, लेकिन जाहिर बात है ये हो नहीं सकता कि मुल्क के डीजीआईएसपीआर जो है वो सामने बैठे हों तो उनसे दीगर मामलात के ऊपर डिस्कशन ना हो। तो उन्होंने पूरे जो है वो इंटेलिजेंस की डिटेल्स जो है वो उन्होंने शेयर की। अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बताया कि जी रिसेंटली जो है वो हमने जो वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ है और दहशतगर्दों की मौजूदगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये सारा कुछ किया गया है। साथ ही साथ इस गुफ्तगू के अंदर जो है उन्होंने इसका भी इजहार किया कि अफसोसनाक बात है कि चंद सियासी रहनुमा अपने अजाइम की खातिर जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जाहिर बात है इशारा जो है वो इमरान खान साहब की तरफ था, बल्कि हमने अपने कल के वीलॉग के अंदर भी जो है वो ये बात कही थी कि इमरान खान साहब ये पोजीशन ले रहे हैं इसके ऊपर कि जनाब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने इन हमलों की मजम्मत की थी। तो आज डीजीआईएसपीआर ने ये कहा कि जनाब ये इस किस्म के जो अनासिर हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करने वाले जो ग्रोह हैं उनके खिलाफ होने वाले इस एक्शन के ऊपर जो है अपने सियासी मकासद की वजह से जो है वो ऐसी ही राय रखते हैं। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये एक और उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनसे सवाल होना चाहिए कि 2021 के अंदर जो है वो उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर इन लोगों को जो है वो इनसे बातचीत की बात की और इनको लाके यहाँ पे बसाया। अब जाहिर बात है ये यहाँ पे ना एक डिबेटेबल बात है ये कि 2021 के अंदर जो है वो क्यों इन एलिमेंट्स को जो है वो पाकिस्तान में आने दिया गया। देखिए, इमरान खान साहब जो है वो हमेशा से एक प्रो तालिबान लीडर रहे हैं, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। मतलब आप उनकी पूरी तारीख उठा के देख लें, वो कभी कभार चिढ़ते भी हैं इस बात के ऊपर कि उन्हें तालिबान खान के नाम से जो है वो पुकारा जाता है, लेकिन ये उनकी एक पोजीशन है। वो हमेशा ये समझते हैं कि फाटा के अंदर जो इस किस्म के अनासिर मौजूद थे, या टीटीपी है, या इस किस्म के जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, उनके साथ मुज़ाकरात हर सूरत होने चाहिए। बल्कि एक ज़माने में तो परवेज़ खटक साहब जो है वो पेशावर के अंदर तालिबान का दफ्तर तक खुलवाने के लिए तैयार हो गए थे, ये भी उन्होंने प्रपोज किया था। तो ये तो इमरान खान साहब की पॉलिसी रही है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन 2021 वाली जो बात है जो डीजीआईएसपीआर ने कही उसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी एडिशन और भी चीज़ों की करनी चाहिए कि अगर ये तब हुआ भी था तो एक सियासी लीडरशिप का अगर ये फैसला था वो सही था गलत था, उसके अंदर जाहिर बात है अस्करी लीडरशिप भी इन्वॉल्व, सिर्फ और सिर्फ सियासी लीडरशिप की बुनियाद के ऊपर तो नहीं हो सकता ना। अस्करी लीडरशिप जो है उसने हाँ में हाँ मिलाई। अब वो चाहे जनरल फैज की शक्ल में हो, जनरल फैज जो है वो उस वक्त जब अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा था तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि वो पेशावर के सरीना होटल गए थे, और सॉरी काबुल के सरीना होटल गए थे, और वहां पे जाकर उन्होंने कहा था टी इज फैंटास्टिक। और उनके नजर में जनाब वो हो गया है दोबारा से जो पाकिस्तान हमेशा जिसकी ख्वाहिश रखता था कि जनाब एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अब आ गई है और अफगानिस्तान को वो संभालेगी। तो सिचुएशन बहुत तब्दील हो गई है, हालात जो है वो बहुत तब्दील हो चुके हैं। तो अगर आपने उस वक्त की सियासी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाना है तो फिर अस्करी क़यादत को भी बनाना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट वही यही है ना कि अगर तो अस्करी हिस्ट्री को उठा के देखा जाए, पाकिस्तान की अफवाज की हिस्ट्री को उठा के देखा जाए तो गलतियां तो फिर बहुत सी हुई हैं, बहुत सी ऐसी गलतियां हैं, तो फिर इंतजाम फिर सबका होना चाहिए। मतलब अफगान वॉर के हवाले से बहुत सी गलतियां हैं जो कि मौजूद हैं, सियासत में मुलविस होने के हवाले से बहुत सी गलतियां हैं जो मौजूद हैं, आईजीआई किसने बनाई थी वो गलती यहाँ पे मौजूद है, सिटिंग गवर्नमेंट्स को किसने गिराया वो गलतियां यहाँ पे मौजूद है। तो गलतियां तो फिर बहुत सी हैं, सबको ही पिन पॉइंट करना चाहिए। सो अब मैं ये नहीं कह रहा कि एतराज गलत है जो डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं, लेकिन फिर बात सबकी होनी चाहिए, सिर्फ सियासी लीडरशिप की बात नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, आगे जो गुफ्तगू हुई इस सारे मामले के अंदर उसमें जाहिर बात है सवाल जो है वो आया 9 मई के हवाले से। तो 9 मई के हवाले से जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने ये कहा कि जनाब 9 मई में जिन लोगों को जो है वो फौजी अदालतों में जिनके ट्रायल्स हुए उनको हर किस्म की जो है कानूनी मामलत उन्हें हासिल थी, और तमाम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक केस की वो पूरी की गई हैं, और उसके मुताबिक जो है वो सब कुछ हुआ है। लेकिन साथ ही साथ एक जुमला उन्होंने बीच में एक ऐड किया और उन्होंने कहा कि जनाब इसके प्लान करने वाले द प्लानर्स और जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अब ये जुमला पहले भी बार बार जो है वो प्रेस रिलीजेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिपीट हुआ है, और मीडिया ने हमेशा इसको इसी तरह पिक किया है कि इसका मकसद जो है वो इमरान
खान साहब, ये जिक्र जो है ये इमरान खान साहब का हो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक हमें वो चीज नजर नहीं आती। और मैं आपको इसके जो डाउट्स हैं वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं कि, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा था कि मैंने भी जब अनाउंसमेंट्स हुई कि जनाब 60 अफराद को जो है वो मजीद सजाएं सुना दी गई हैं, तो मैंने उसके अंदर ये भी कहा था कि जनाब ये जितने भी लोग थे, जो 85 लोग थे, इसमें शायद एक साबिक ब्रिगेडियर थे, एक ग्रुप कैप्टन थे, एक उसके अंदर इमरान खान साहब के भांजे हैं जिन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाई प्रोफाइल लीडर नहीं है इसके अंदर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान वो भी नहीं है इसके। तो ये लोग जाहिर बात है कल को फिर सवाल तो करेंगे कि जनाब हमें तो चले ठीक है आपने सजा सुना दी, लेकिन इनके अगेंस्ट एक्शन कब हो, सबसे बड़ा सवाल ये। तो डीजी आईएसपीआर ने अलबत्ता इसके ऊपर अपनी पोजीशन ली है, इदारे की पोजीशन बताई है कि जनाब इनके खिलाफ जो है हर सूरत एक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद एक और जो उन्होंने कहा कि जी 2020 में कैपिटल हिल पर हमला हुआ, तेजी से लोगों को सजाएं दी गई। लंदन राइट्स 2011 में 1200 से ज्यादा लोगों को सजाएं सुनाई गई। 2023 में फ्रांस के फसादात में 700 से ज्यादा लोगों को सजाएं सुनाई गई। तो ये बेसिकली 9 मई के हवाले से जो एक्शन हुए उसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा 9 मई एक मजबूत साजिश के जरिए हुई, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी कोर्ट आईन कानून के मुताबिक दहाइयों से मौजूद है, मिलिट्री कोर्ट से सजायाफ्ता अपील का हक रखते हैं। अच्छा, इस मौके के ऊपर उन्होंने एक और भी चीज जो है जो पीटीआई को या इमरान खान को लगाई। उन्होंने कहा जो आज इसके ऊपर इतराज कर रहे हैं उनके अपने दौर में भी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं एक्टिव थे, और उस वक्त भी ये लोग जो है वो सिविलियंस को सजाएं सुनाते थे, तो तब तो इनको कोई इतराज नहीं होता था, और तब जो है वो बैठ के इसकी तावीलें भी देते। अच्छा, उसके बाद फैज हमीद साहब का जो इशू है उसके ऊपर भी एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कोई भी अफसर सियासत को रियासत पर मुकदम रखेगा उसे जवाब देना पड़ेगा, जो जरूरी तफसीलात होंगी उससे मुतालिक आगाह करेंगे। मनफी सियासत का सिलसिला 2014 में पार्लियामेंट पर हमले से हुआ। अब आप देख रहे हैं मतलब ये पीटीआई के हवाले से एक जो मोमेंटम है वो क्या डेवलप हो रहा है। अवाम के शऊर के बायस सियासी इश्तियाल की कोशिशें नाकाम हुई। मिलिट्री कोर्ट में तमाम मुल्ज़मान को तमाम कानूनी हकूक हासिल होते हैं। जनरल फैज हमीद को भी तमाम कानूनी हकूक हासिल हैं। फौज में कोई शख्स जाती फायदे के लिए ओहदे का इस्तेमाल करे तो खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आता है। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज या किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करती। हमारे लिए तमाम सियासी लीडर काबिल एहतराम है। कोई फर्द वाहिद और उसकी सियासत और इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं है। ये गुफ्तगू जो है वो जनरल फैज के हवाले से की। उन्होंने कहा ये बड़ा हसास टॉपिक है, मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता। एक्चुअली जो जर्नलिस्ट जो उन्होंने क्वेश्चन किया था वो ये था कि जनाब 4 मुख्तलिफ चार्जेस जो हैं वो उसके ऊपर तो हो गए हैं, लेकिन 9 मई के अंदर मुलविस होना या सियासी जमात की पुष्टमनाही करना, इसके ऊपर जो है क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसका उन्होंने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस ये कहा कि जी बड़ा हसास टॉपिक है, मैं इस पे मजीद इस पे गुफ्तगू जो है वो नहीं करना चाहता। उसके बाद 26 नवंबर का जो वाकया है, ये जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग उसमें जाँ बहक हुए हैं, उसके हवाले से 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल वो टर्म्स जो हैं वो आज यूज हुई हैं, और ये पहली दफा ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 9 मई का तसलसल है। 26 नवंबर को झूठा बयानिया बनाया गया कि डी चौक पर हलाकतें हुई। वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असला नहीं है। 26 नवंबर की साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। तो ये पीटीआई को सियासी दहशतगर्द करार दिया है आज डीजी आईएसपीआर के, मतलब ये सोच जो है वो उसके पीछे असलहे से लेस होकर आएंगे तो ये सियासी दहशतगर्दी है। सियासी क़यादत के भागने की जगह साई से बचने के लिए हलाकतों का बयानिया बनाया गया। फौज की तैनाती सिर्फ रेड जोन तक महदूद थी। सियासी क़यादत जब वहां से भागी तो पहले से तैयार करदा कंटेंट सोशल मीडिया पर डाला गया। अगर आप हमला करेंगे तो सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी है। मुसल्लह जत्थों को वफाक पर चढ़ाई का मौका मिला तो कल कोई भी ग्रोह ऐसा कर सकता है। फेक न्यूज वाले कुछ भी बेच सकते हैं। ये तो 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के कहकर फौज पर इल्जाम लगाते हैं कि फौज ने खुद कराया है। इसके पीछे सोशल मीडिया पर उनको इसको चलाने वाले हैं। इसका कंट्रोल मुल्क से बाहर चलने वाले अकाउंट्स के पास है। जिन इंसानी हकूक तंजीमों को गजा कश्मीर नजर नहीं आती वो पाकिस्तान के मामला पर बोल रहे हैं। ये जो बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, इसी तरह की मुहिम गजा और कश्मीर पर चलाकर दिखाएं, वहां फेक वीडियोस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने बेसिकली इसे नवंबर साजिश का लफ्ज करार दिया। ये जो 26 नवंबर का जो कुछ भी है उसे नवंबर साजिश का जो है वो कहा गया। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब है कि जो स्टांस पहले से था इदारे का वो वैसे का वैसे ही उसी तरह ही मौजूद, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। इदारा जो है वो आज भी जो वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज है उसी के साथ ही खड़ा हुआ कि जनाब हमारे पास जो है वो किसी किस्म का ऐसा आतिशी असला मौजूद ही नहीं था तो हम फायरिंग करके इस तरह से, ठीक है। और आज मतलब पहली दफा पाकिस्तान की इस सियासी जमात को सियासी दहशतगर्द भी करार दिया गया है। दूसरा, मुज़ाकरात के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि जी इस वक्त जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इन मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो ये भी कहा जाता है कि कोई हाई रैंक ऑफिसर है जो इमरान खान साहब से भी जाके मुलाकात करते हैं, उनसे भी मुज़ाकरात होते हैं। दूसरी जानिब सियासी जमातें भी जो है वो आपस में अब मुज़ाकरात का अमल कर रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। हम इसको अच्छा समझते हैं कि जो सियासी जमातें हैं ये खुद बैठ के अपने इख्तिलाफात को जो है वो मुज़ाकरात के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, और सियासतदान अगर आपस में इकट्ठे बैठ रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है। हमें इसमें कोई मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी इसके अंदर। तो लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर मतलब एक और जो सवाल पैदा होता है, अब जरा इसको जरा थोड़ा सा इस पूरी स्पीच को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको जरा एनालाइज करें। देखिए इसमें अगर हम 26 नवंबर की बात करें और जिसे आप सियासी दहशतगर्दी कह रहे हैं, उसे लीड कौन कर रहा था? उसे लीड कर रहा था अली अमीन गंडापुर, ठीक है। जाहिर बात है ये तो मतलब कोई दो राय नहीं है ना, वही लीड करते हुए उसको पेशावर से यहाँ तक लेकर आए, सारा कुछ उन्होंने किया। नवंबर साजिश का लफ्ज आपने उसे करार दिया, बिल्कुल ठीक है। तो सारे इसके अंदर लोग अरेस्ट भी हुए, लोग जो है वो इसमें मरे भी, जाँ बहक भी हुए, लेकिन जो शख्स लीड करके लाया है सबको उसे तो खुली छूट है, उसे तो नहीं पकड़ा गया। बल्कि मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, बल्कि मजे का खेस बल्कि मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, कि अभी कल ही उन्हें एक अदालत ने जो है वो इश्तिहारी करार दी अली अमीन गंडापुर। और इंटरेस्टिंग बात ये इश्तिहार है, ये स्क्रीन पे आप ये जो देख रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ये इश्तिहार शाया किया गया कि जी ये कोर्ट में नहीं आ रहे, तो उनके खिलाफ ये शाया किया गया। और जिस वक्त ये शाया किया गया तो चंद घंटे के अंदर
علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں مل رہے ہیں. اڈیالہ جیل کے اندر, اب اڈیالہ جیل جو ہے وہ راولپنڈی کی حدود میں ہی آتا ہے نا, مطلب اس کے آس پاس ہی آتا ہے. تو یہاں پہ ایک جگہ پاکستانی فوج کا جو ادارہ ہے وہ اسے سیاسی دہشت گردی قرار دے رہا ہے, اسے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ نومبر سازش تھی, لیڈ اسے علی امین گنڈاپور کر رہا ہے, ایک کورٹ آف لا جو ہے اسے اشتہاری قرار دیتا ہے. وہ اڈیالہ جیل جہاں پہ تمام نظام موجود ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے اسی قسم کے نظام کے اندر جو ہے وہ مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے ایک جیل کے اندر ہی گرفتار کیا گیا, لیکن علی امین گنڈاپور کو گرفتار نہیں, ٹھیک ہے, اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم اسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اب آپ لگاتے ہیں وہ ایک اور ڈبیٹ, آپ الزام لگاتے ہیں اونا ہی بندہ ہے, یہ تو اسی کے ساتھ چلتا ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, وٹ ایور, وہ جو سوشل میڈیا پہ چیٹر ہوتی ہے وہ ایک ڈفرنٹ بات, لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے اور جو دعوے ہیں وہ کچھ اور. سسٹم دعوے یہ کر رہا ہے کہ سیاسی دہشت گردی ہوئی ہے, لیکن سسٹم اس سیاسی دہشت گردی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا. سسٹم سیاسی دہشت گردی کے خلاف ایکشن صرف اس صورت میں لے رہا ہے اگر غریب کا بچہ وہاں, اگر مڈل کلاس کا بچہ وہاں پہ, جس کی سیاسی پسلی تگڑی ہے, اسے کچھ نہیں کہا جائے. 9 مئی کے پلانرز کے خلاف, 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا. 1 سال سے سال 1.5 سال ہو چکا ہے, بات بار بار سن رہے ہیں, بار بار فی الحال کوئی ایکشن, ٹھیک ہے. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, ریالٹی چیکس جو ہیں وہ یہ ہیں. لیکن اب آ جائیں ذرا اس کو ایک دوسرے اینگل سے, اگر اس پوری چیز کو, اس پوری پریس کانفرنس کو اگر آپ اینالائز کریں, میرے لیے آج اس پریس کانفرنس کو سننا کیوں امپورٹنٹ, میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے 2-3 ہفتے سے رچرڈ گرنیل پاکستان تحریک انصاف امریکہ کا سیکرٹری جنرل جو بن گیا ہے اور بار بار جو ٹویٹس کر رہا ہے, اور یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ آنے والی ہے, مطلب کتنے دن رہ گئے ہیں, کوئی تقریباً 3 ہفتے رہ گئے, 3-3.5 ہفتے رہ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے میں. تو کیا ادارے کی سوچ کیسی ہوتی ہے, کیا اس کا پریشر, کیا اس کی ہیٹ جو ہے وہ محسوس کی جائے گی یا نہیں اس پوری پریس کانفرنس میں, چاہے معاملہ طالبان کو ڈیل کرنے کا ہو, ٹی ٹی پی کو ڈیل کرنے کا ہو, چاہے معاملہ 9 مئی کے حوالے سے ہو, چاہے معاملہ جو ہے وہ 26 تاریخ کے حوالے, 26 نومبر کے حوالے سے ہو, چاہے معاملہ فیک نیوز. بائی دا وے فیک نیوز کے اوپر بھی بڑی لمبی انہوں نے گفتگو کی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیجیٹل بارڈرز کا بھی جو ہے وہ دفاع کرنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ سرحدی جو گراؤنڈ سرحدیں ہیں اس کا دفاع کرنا ضروری ہے, وہیں پہ ڈیجیٹل سرحدوں کا دفاع کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ باہر سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے معاملات کے حوالے سے حملہ آور. سو ان ساری چیزوں کے اندر مجھے پوری اس پریس کانفرنس کے اندر وہی الفاظ, بلکہ شاید پہلے سے تھوڑا سا ایک نوچ آپ کہہ سکتے ہیں اور زیادہ سخت الفاظ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نظر, اور مجھے ادارے کے ٹون میں جو ہے وہ کوئی ڈفرنس نہیں لگا ایز فار ایز عمران خان از کنسرن. میں لیکن گنڈاپور صاحب والی جو بات ہے اس کے اندر بالکل انہوں نے, میں نے پوری پریس کانفرنس میں علی امین گنڈاپور کے خلاف کوئی جملہ نہیں, کوئی لفظ نہیں سنا. تو یہی سب سے بڑی آئرنی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی دہشت گردی ہوئی, لیکن اس کو لیڈ کرنے والے کو کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہو. ایک بات تو رچرڈ گرنیل کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا تھا یا جو اس نے ٹویٹس کی ہیں, مجھے ابھی تک ادارے کی ٹون کے اندر کوئی چینج مجھے فی الحال نظر نہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا سٹانس کوئی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ تبدیل کر دی. آئی ڈونٹ نو آگے چل کے شاید ہو جائے, تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اچھا, دوسری ایک اور بات یہ کہ ایک اور جملہ جنرل احمد شریف صاحب نے, لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے استعمال کیا, وہ یہ تھا کہ جناب 26 تاریخ کو جو کچھ ہوا اس میں عوام نے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ناکام کر دیا, عوام نے اسے سپورٹ نہیں کیا اور عوام نے اسے ناکام کر. دیکھیے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جس طریقے سے اسے پن کیا گیا ہے اس ساری چیز کو, وی کوڈ ناٹ اسیس کہ ایکچولی عوام نے اسے ناکام کیا ہے یا سیکورٹی فورسز نے اسے ناکام. یہ بڑی انپورٹنٹ بات, کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ لاہور کے یا مختلف شہروں میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو مطلب جسے کہتے ہیں نا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا, یہ صورتحال. 24-25 کو ہمارے بڑے بڑے شہر جو ہے وہ بند ہوئے ہوئے تھے, جن کی کروڑوں میں پاپولیشنز ہیں, وہ بالکل جام پیک کر کے رکھے یہ صورت. تو اس لیے اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو اسیس کہ واقعی عوام نے اسے ناکام کیا یا ڈر نے اسے ناکام. یہ سب سے مجھے اس ساری چیز کے اندر مجھے ابھی بھی لگا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف ایک بطور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ادارہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. آج کی اس گفتگو کے اندر بھی وہ اسے ایک, اب تو اسے وہ ایک سیاسی دہشت گرد قرار دے رہا ہے کہ جناب یہ سیاسی, تو سیاسی دہشت گردوں سے تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی نا. سیاسی دہشت گردوں سے کس طرح بات چیت, دہشت گردوں سے بات چیت ہوتی ہے, دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہوتی. لیکن ایک جگہ انوالوڈ بھی ہے, ادارہ انوالوڈ ہے, ادارہ جو ہے وہ فیسیلیٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف. سو میرے خیال میں ابھی بھی ویٹ اینڈ سی پالیسی کے اوپر ہے, لیکن فی الحال مجھے پاکستان تحریک انصاف کو لے کے کوئی بہت بڑی تبدیلی فی الحال نظر نہیں آ رہی ایز فار ایز پبلک اسٹانس از کنسرنڈ. یہ بھی بہت ضروری ہے, یہ آپ بیچ میں ود ڈسکلیمر لکھ لیں کہ جی پبلک اسٹانس کے اندر جو ہے کوئی بہت بڑی تبدیلی فی الحال نظر نہیں آ. تو دوسری بات یہ میرا خیال میں جہاں یہ پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے لیے, جرنلسٹ کے لیے امپورٹنٹ تھی, وہیں پہ میرے خیال میں موجودہ حکومت کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ کہ وہ بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ بھائی ادارہ جو ہے وہ کیا پریشر لے رہا ہے یا نہیں لے رہا, یا ان کے الفاظ کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی, کیونکہ آنا شروع ہو جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے, یہ پتہ لگ جاتا ہے. تو میں آئی ایم پریٹی شیور کہ موجودہ حکومت بھی جو ہے نا وہ اس پوری پریس کانفرنس کو بڑے غور سے